नमस्कार, समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार से चढ़ेगा सियासी पारा। बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली के बाद शाम को पटना में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना। पूछा, बिहार को क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। गिरिराज सिंह ने भी किया सवाल। 17 महीने में 5 विभाग में कितनी नौकरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिल्ली में सिखों ने निकाली बाइक रैली। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली में भर्ती भरोसा प्रोग्राम में करेंगे युवाओं से संवाद। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में आज आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की होगी भिड़ंत, वहीं दूसरा मुकाबला बेंगलुरु और दिल्ली के बीच। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। बाकी बचे चरणों के लिए सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बात करें अगर बंगाल की, तो प्रधानमंत्री आज 4 रैलियां वहां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बैरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। बैरकपुर संसदीय क्षेत्र कभी वाम मोर्चा का गढ़ था, लेकिन बीजेपी का यहां ऐसा दखल हुआ है कि अब टीएमसी परेशानी में है और इस बार यहां टीएमसी सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक और बीजेपी के अर्जुन सिंह के बीच मुकाबला है। टीएमसी ने बैरकपुर में मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह का टिकट काटा है और जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब कमल के निशान पर ताल ठोक रहे हैं। बैरकपुर के बाद पीएम हुगली में लॉकेट चटर्जी के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी तीसरी रैली आरामबाग में करेंगे और इसके बाद आखिरी रैली हावड़ा में होगी। और बंगाल में 4 चुनावी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। बीजेपी ने यहां से फिर से एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दांव लगाया है। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। और तेजस्वी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यालय में, अपने मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए हैं। जो आदमी 2-2 बार डिप्टी सीएम रहा, इस बार 17 महीने में
5 विभाग का मिनिस्टर रहे, एज ए डिप्टी सीएम। बता तो दे देश को। मैं चुनौती देता हूं, ये झूठ बोलना बंद करें। पहले हिसाब दें कि 17 महीने में 5 विभाग में कितनी नौकरियां दी। और बिजनौर के पूर्व सांसद और आरएलडी नेता मलूक नगर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। भारत की 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी की उम्र से कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। जिस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे साहब, उन्होंने सनातन धर्म के पहले दिन खिलाफ बोला और साउथ से रोज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो पार्टनर है वो सनातन के खिलाफ बोलते रहे। और 80% के करीब लोग हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। तो ये खुद इस तरह की हरकतें बीच बीच में हो रही हैं जो सामने आ रही हैं, तो जो पिछली बार से भी सीट हैं वो कम आएंगी और राहुल गांधी जी की जो अभी उम्र है उससे वाकई में सीट कम रहेंगी। और पिछली बार भी सीट राहुल गांधी की उम्र से कम ही थी। और दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के चुनाव हैं और अब यहां का सियासी पारा रोज ऊपर जा रहा है। बीजेपी ने अपनी रणनीति को और धार देते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए दिल्ली में आज सिख समुदाय की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही है और इसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के अनुसार इस बाइक रैली के जरिए दिल्ली के लोगों को ये संदेश देना है कि पीएम मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आए और सिख समर्थन में खड़े हैं। और सिखों की इस रैली का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पीएम मोदी सिख समुदाय के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने सिखों को मजबूती प्रदान करने के लिए कई काम किए हैं। नौजवानों ने, एक यूथ ने बाइक राइड निकाली है और इस रैली का पर्पस है कि हमारी सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वी प्लेज आवर सपोर्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत। विकसित भारत तभी होगा जब हम सब साथ देंगे। तो 1947 से लेकर 2047 तक का जो पड़ाव है 100 साल का, वो विकसित भारत का हो, उसके लिए हमारी कम्युनिटी आज एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे भारत में और पूरी दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, तो सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। और चौथे चरण के लिए जहां चुनाव प्रचार थम गया है, तो वहीं आगामी चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भर्ती भरोसा विषय पर आज राजधानी दिल्ली में युवाओं से बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी पर खासा फोकस दिया है। गारंटी दी जा रही है कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर बेरोजगारी की समस्या पर कड़ा प्रहार होगा। और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को बहस के लिए चुनौती देने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि राहुल गांधी को सरकार के साथ बहस के लिए संसद का मंच उपलब्ध था, लेकिन क्यों इस मंच का उपयोग उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से बहस क्यों करेंगे जिसकी उनकी पार्टी में भी कोई साख नहीं है। हेमंत ने कहा है कि भारत के लोगों को इस देश के भविष्य के बारे में निर्णय लेने देना चाहिए। दरअसल एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 डिबेट की बात कही थी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले 10 साल में भी बीजेपी उड़ीसा में नहीं जीत पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और उड़ीसा के लोगों के प्यार से बीजेडी छठी बार उड़ीसा में सरकार बनाएगी। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधमाल में एक चुनावी रैली में कहा था कि नवीन पटनायक के राज में उड़ीसा की जनता दुखी है, और जिसके बाद नवीन पटनायक ने एक बयान जारी कर
पीएम मोदी को जवाब दिया है। और उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने लोन बॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की। और बात करेंगे रायबरेली की लोकसभा सीट की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के इसी किले में सेंध लगाने आज रायबरेली पहुंच रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह। वैसे तो यहां से सोनिया गांधी पिछले कई चुनावों से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे राहुल गांधी को पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। राहुल गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां से फिर दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। अमित शाह आज कौशाम्बी के प्रतापगढ़ और गोंडा में भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और एक तरफ अमित शाह रायबरेली में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज दम भरेंगे। यहां दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा पर दांव लगाया है। योगी के अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोग एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं और आज लोग सीएम आदित्यनाथ से सुनेंगे कि वे अगले 5 साल में अमेठी के विकास में कैसा योगदान देंगे। और राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को चुनौती देने पर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा है। 2 चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा है कि किशोरी लाल शर्मा 40 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अकेले ही बीजेपी से निमट लेंगे। राहुल गांधी के अमेठी में प्रचार करने से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा है कि अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, लिहाजा पार्टी का ये निर्णय है कि राहुल गांधी वहां क्यों जाएं। केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर। जब यही सफिशिएंट काफ़ी है इसमें निराने के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, ड्यूटी नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर। यहाँ तो केएल समय नहीं बदलेगा इनसे। तो क्या हो सकता भाई कि जो आदमी रात दिन गांधी फैमिली के निर्देशन में काम करता रहा हो, वही उम्मीदवार बन जाए यहाँ पर। और बाराबंकी में भीषण गर्मी के बीच आज सियासी पारा और चढ़ने वाला है। 20 मई को होने वाले मतदान से पहले अब यहां तमाम नेताओं ने अपना डेरा डाल दिया है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैदरगढ़ रोड स्थित मोरंग मंडी के मैदान में एक जनसभा होगी। बाराबंकी में गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वे लद्दाख के ऐतिहासिक एनपीडी यानी कि निम्मू पदम दारचा रोड पर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। किरेन रिजिजू ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि मैं पहला केंद्रीय मंत्री हूं जिसने इस रोड पर गाड़ी चलाई है। ये रोड जांस्कर वैली का भविष्य संवारने का कार्य करेगी और इसमें पूरे लद्दाख के विकास को नई गति मिलेगी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्साह मनाया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। और उत्तरकाशी पुलिस ने 4 धाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने जा रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें। और आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि इस स्थिति के कारण देश के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलना कम हो गई हैं और अगले 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहने के अनुमान है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। आज की अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और पिछले कई दिनों से देश भर में गर्मी से बुरा हाल था। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब तेज हवाओं और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देश के कई हिस्सों में तेज हवा के चलते मौसम ठंडा हो गया है और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। शिमला सहित ऊना, सोलन, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। शिमला के हिल रिसोर्ट में ताज़ा बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और इसके बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। और अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। शाही किला परिसर में एक शानदार समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। ये देश में बीएसएफ का अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। इस ध्वज की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट की है। इतनी ऊंचाई पर शान से फहरा रहे इस ध्वज को कई किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। बीएसएफ के महानिदेशक ने यहाँ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया और बीएसएफ के सामने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। ये टावर 350 फीट ऊंचा है। 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और इसमें पहले राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, लेकिन बाद में जब एक और टावर इससे ऊंचा बन गया है, वो इससे और भी 100 फीट ऊपर है और उसमें अभी नेशनल फ्लैग हमने लगाया हुआ है। ये अभी पोल खाली था, इसमें हमने फिर बीएसएफ का फ्लैग लगाया। ये झंडा 60 फीट बाई 40 फीट का है और 40 किलो का है। और भारत में लग्जरी घरों की बिक्री में बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। देश में बीते 5 सालों में 3 गुना अधिक लग्जरी घर बिके हैं। ये आंकड़े एनारॉक रिसर्च ने हाल ही में जारी किए हैं और इनके मुताबिक भारत के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर ने 2024 की पहली तिमाही में अपना निरंतर ग्रोथ मोमेंटम जारी रखा है और देश में लग्जरी घरों की बिक्री और नई
लॉन्चिंग दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। साल 2024 की पहली तिमाही में देश के शीर्ष 7 शहरों में 1,30,000 घरों में से 21% लग्जरी श्रेणी के थे, जो तकरीबन 27,070 हैं। ये बिक्री साल 2019 की पहली तिमाही से 3 गुना ज्यादा है। साल 2019 में केवल 7% लग्जरी घरों की बिक्री हुई थी। और प्रमुख कनाडाई शहर के दक्षिण पश्चिम में जंगल की आग नियंत्रण से बाहर हो गई है। अल्बर्टा के फोर्ट मैकमुरे के लिए एक निकासी चेतावनी जारी की गई है। अल्बर्टा सरकार ने कहा है कि फोर्ट मैकमुरे वन क्षेत्र में जंगल की आग का खतरा अधिक है और इससे पहले 2016 में फोर्ट मैकमुरे में जंगल की आग ने 90,000 निवासियों को निकलने के लिए मजबूर किया था और प्रतिदिन 10 लाख बैरल से अधिक तेल उत्पादन बंद हो गया था। पिछले साल कनाडा को सबसे खराब मौसम का सामना करना पड़ा था, जिसमें आग लगने के बाद 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल गया था, जो वार्षिक औसतन का लगभग 7 गुना अधिक था। और साथ ही 8 अग्निशमकों की मृत्यु हो गई थी और 2,30,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया था। और रूसी सेना ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन में ताज़ा जमीनी हमले के बाद 5 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बोरिसिप्का, ओहित्रिस्के और पिलना और ट्राइल लेचा गांव पर कब्जा कर लिया था और ये सभी गांव यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित हैं। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें प्रांत पर किए गए हालिया हमले में एक अन्य गांव प्लेटेनिप्का पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी बलों के हमले के बाद यहां पे 1700 से अधिक लोगों को क्षेत्र से निकालना पड़ा है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे और दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद राजस्थान की टीम का इस सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि टीम को पिछले 2 मैचेस में हार झेलनी पड़ी है और अब प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। और आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने होंगे, तो वहीं आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में सस्पेंस कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अन्य खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। वहीं अंक तालिका में 7वें स्थान पर स्थित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। बेंगलुरु की टीम अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए जीत के साथ प्लेऑफ पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखना चाहेगी। और आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। बारिश के बाधित मुकाबले में कोलकाता ने 16 ओवर के मैच में मुंबई को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने 21 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। नीतीश राणा की 33 रन की पारी थी। और भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंडी यातसेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कुश्ती में भारत को पहले ओलंपिक का कोटा दिलाया है। और फिलहाल इस समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।